My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस, अर्थात सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो आप सभी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे या जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उन सभी में सहायक होंगे। दैट विल बी यूजफुल इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट? एंड योर ऑप्शंस आर ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोध गया एंड डी लुम्बिनी। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन अधिकांशतः पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट? तो कहाँ हुई थी डियर स्टूडेंट्स? सारनाथ में नहीं हुई थी, कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी नहीं, बल्कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। 528 ईसा पूर्व वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण काम में नहीं लगाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल children below the age of 14 years may not be employed in factories, mines or any other hazardous work? And your options are A article 20, B article 22, C article 24 and D article 26। that is A है अनुच्छेद 20, B है अनुच्छेद 22, C है अनुच्छेद 24 एंड D है अनुच्छेद 26। तो डियर स्टूडेंट्स, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? तो 20 नहीं, 22 नहीं, 26 नहीं, बल्कि दैट इज आर्टिकल 24 या अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य किसी खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24, children below the age of 14 years may not be employed in factories, mines or any other hazardous work. So in this way the ऑप्शन नंबर सी या जो आपका विकल्प सी है वो सही है। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम या विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021? एंड योर ऑप्शंस आर ए यंग पीपल एंड स्किल्स, बी स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सी यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 था या विश्व युवा कौशल दिवस 2021 था, उसका विषय या उसका थीम क्या था या प्रश्न था? तो क्या था थीम? यंग पीपल एंड स्किल्स नहीं था, स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं था, बल्कि क्या था? री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, अर्थात री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। इस जहाँ जो पैंडेमिक है वो पैंडेमिक
कोविड पैंडेमिक की चर्चा है, तो यही जो था, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। री-इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का जो विषय था वो क्या था? री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, हु फाउंडेड आर्य समाज, या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन अधिकांशतः पूछा जाता है। Your options are A. स्वामी विवेकानंद, B. स्वामी रामकृष्ण, C. स्वामी दयानंद एंड D. गौतम बुद्ध ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड आर्य समाज? विवेकानंद ने नहीं की, रामकृष्ण ने नहीं की, गौतम बुद्ध ने नहीं की, किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सो हियर द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर या सदस्य देश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? एंड योर ऑप्शंस आर A 5 ईयर, B 4 ईयर्स, C 3 ईयर्स एंड D 2 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं या सदस्य देश हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ईयर से 3 वर्ष का होता है। सो हियर द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द टेन्योर ऑफ ए मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध निम्न में से किससे है? आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एंड योर ऑप्शंस आर A. धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, B. किसी भी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट, C. बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, एंड D. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से नहीं है, बलात्श्रम और मानव व्यापार से नहीं है, किसी धर्म को प्रचारित करने के लिए कर के छूट से नहीं, बल्कि किससे है? धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंध है आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25 का। सो हियर द A option is the right option. Article 25 is related with the freedom to profess and propagating religions. या अनुच्छेद जो 25 है उसका संबंध है धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता से, अर्थात फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, निम्न में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था? Which of the following was not a republican state? And your options are A. शाक्य, B. कौशल, C. लिच्छवी एंड D. मल्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो राज्य हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर, ए शाक्य, बी कौशल, सी लिच्छवी एंड डी मल्ल, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो रिपब्लिकन स्टेट नहीं था या गणतंत्र राज्य नहीं था? तो कौन नहीं था? शाक्य था, लिच्छवी था, मल्ल था, लेकिन जो कौशल राज था, कौशल राज रिपब्लिकन स्टेट नहीं था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, अवंत राज, कौशल राज और मगध राज, ये 3 राज्य हैं, ऐसे राज्य हैं जो कि क्या थे? गणराज्य नहीं थे या रिपब्लिकन स्टेट नहीं थे या गणतंत्र राज्य नहीं थे। तो अवंत, कौशल और मगध ये गणराज्य राज्य नहीं थे। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इन सभी ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो शाक्य, लिच्छवी और मल्ल थे गणतंत्र राज्य थे, लेकिन कौशल जो है वो गणतंत्र राज्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है? हु कैन इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? एंड योर ऑप्शंस आर ए पार्लियामेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सी प्रेसिडेंट एंड डी प्राइम मिनिस्टर। ए है संसद, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है राष्ट्रपति एंड डी है प्रधानमंत्री। तो डियर स्टूडेंट्स,
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है? हु कैन इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कर सकता, बल्कि कौन कर सकता है? संसद या पार्लियामेंट जो है उसके पास अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सके। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, संसद या पार्लियामेंट। ओनली पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला खिताब की विजेता बारबोरा क्रिजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से है? द विनर ऑफ द विमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 बारबोरा Krejcikova is from which of the following countries? And your options are A. Czech Republic, B. सर्बिया, C. क्रोएशिया एंड D. स्पेन। अर्थात चेक गणराज्य से है या सर्बिया से है या क्रोएशिया से है या स्पेन से हैं। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला खिताब की जो विजेता है जिनका नाम है बारबोरा क्रिजचिकोवा। बारबोरा क्रिजचिकोवा किस देश से है? She belongs from not from Spain, not from Croatia, not from Serbia, but she belongs from चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य से है। तो चेक गणराज्य की है बारबोरा क्रिजचिकोवा। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने NHRC की स्थापना कब की गई थी? व्हेन NHRC was established और when National Human Rights Commission was established। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? यानी ऑप्शंस आर ए 10 अक्टूबर 1993, बी 11 अक्टूबर 1991, सी 12 अक्टूबर 1993 एंड डी 12 अक्टूबर 1991। अर्थात 10 अक्टूबर 1993 को या 11 अक्टूबर 1991 को या 12 अक्टूबर 1993 को या डी है 12 अक्टूबर 1991 को। तो डियर स्टूडेंट्स, NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई तो कब की गई? 10 अक्टूबर 93 नहीं, 11 अक्टूबर 91 नहीं, 12 अक्टूबर 91 नहीं, बल्कि 12 अक्टूबर 1993 या 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की स्थापना की गई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अर्थात कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया जाता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 330, बी है आर्टिकल 331, सी है आर्टिकल 332 एंड डी है आर्टिकल 333। अर्थात अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331 से अनुच्छेद 332 से अनुच्छेद 333। तो डियर स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो रही है या तो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो क्या होगा इसका उत्तर? 330 नहीं, 31 नहीं, 33 नहीं, बल्कि आर्टिकल 332 या अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सो आर्टिकल 332 is related with Article 332 of Indian Constitution is related with reservation of seat for SC and ST in legislative assemblies. So here the C option is the right option. Next question number 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, What is the UNSDSN? अर्थात UNSDSN का पूरा नाम क्या है या what is the full form of UNSDSN? And your options are A. संयुक्त राष्ट्र सतत विभागीय समाधान नेटवर्क या यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डिपार्टमेंटल सॉल्यूशंस नेटवर्क, बी
यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। सी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्किंग और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्किंग। एंड डी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डिपार्टमेंटल सॉल्यूशंस नेटवर्किंग या संयुक्त राष्ट्र सतत विभागीय समाधान नेटवर्किंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूएनएसडीएसएन का पूरा नाम है या फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यूएनएसडीएसएन इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एंड योर ऑप्शंस आर ए जस्टिस एएस आनंद, बी जस्टिस एचएल दत्तू, सी जस्टिस अरुण कुमार मिश्र एंड डी जस्टिस केजी बालकृष्ण। तो डियर स्टूडेंट्स, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस एस आनंद नहीं है इस समय, दत्तू जी भी नहीं है, बालकृष्ण भी नहीं है। कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और श्री जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इज द करेंट और प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में किस मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है? विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? एंड योर ऑप्शंस आर ए राइट टू इक्वलिटी और समानता का अधिकार, बी राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, एंड डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, जब देश में इमरजेंसी लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो समानता का अधिकार को किया जा सकता है, स्वतंत्रता के अधिकार को किया जा सकता है और शोषण के विरुद्ध के अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन तीनों को जो है स्थगित किया जा सकता है। लेकिन जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अर्थात जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 12 संबंधित है। आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डील्स विथ, एंड ऑप्शंस आर ए राइट टू लिबर्टी या स्वतंत्रता के अधिकार से, बी राइट टू लाइफ या जीवन के अधिकार से, सी राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से, एंड डी राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 अर्थात जो राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 है, उसका अनुच्छेद 12 जो है आर्टिकल 12 है, वो किससे संबंधित है? राइट स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं संबंधित है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ है जीवन के अधिकार से नहीं संबंधित है, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार से नहीं संबंधित, बल्कि राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से संबंधित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, एंड आर्टिकल 12 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948 डील्स विथ राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार से संबंधित है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दैट इज PMKVY कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च्ड? एंड योर ऑप्शंस आर इन 2014, बी है इन 2015, सी है इन 2016 एंड डी है इन 2017, अर्थात 2014 में या 2015 में या 2016 में या 2017 में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्राइम मिनिस्टर
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी डियर स्टूडेंट्स? 2014 में नहीं, 16 में नहीं, 17 में नहीं, बल्कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, या यह 2015 में लॉन्च की गई थी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY को 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर लॉन्च किया गया था। तो विश्व युवा कौशल दिवस पर 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, किस वर्ष निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? इन विच ईयर रिजर्वेशन प्रोविजंस वर मेड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड? And your options are A 1993, B 1994, C 1995 and D 1996। 1993 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में? तो डियर स्टूडेंट्स, कब किया गया था? 1993 में नहीं, 94 में नहीं, 96 में नहीं, बल्कि 1995 या 1995 में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इन 1995 रिजर्वेशन प्रोविजंस वर मेड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एंड योर ऑप्शंस आर A 15 मई, B 15 जून एंड C 15 जुलाई एंड D 15 अगस्त। अर्थात 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को या 15 अगस्त को। तो डियर स्टूडेंट्स, विश्व युवा कौशल दिवस या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। तो 15 मई नहीं, जून नहीं, अगस्त नहीं, बल्कि 15 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष के 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विश्व युवा कौशल दिवस और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स लोकेटेड? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A वियना, B डावोस, C जेनेवा एंड D कोलंबो। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना नहीं, डावोस नहीं, कोलंबो नहीं, बल्कि जेनेवा में स्थित है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जेनेवा। द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, that is OHCHR, has its headquarter in the historic palace विल्सन बिल्डिंग इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, निम्न मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। और मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर है 6, 8, 9, फिर है 14, 2, 7 एंड 3 क्वेश्चन मार्क एंड 7। योर ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शन है A 11, B 17, C 21 एंड D 30। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू बतानी है। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है 6 + 8 + 9, इसको करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 6 + 8 14, 14 + 9 23, मीन्स 8 × 6 14, 14 और 9 23, 14 + 2 16 और 16 + 7 23, 14 2 16 और 16 7 23। यहाँ पे 3 और 7 कितना है? 10 है। और अगर इसको देखें तो 23 23, तो 10, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 13, तो हो जाएगा 23। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? 13 होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 13। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम 30 की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा ये रिलेशन जो समेशन वाला है, योग वाला है, एडिशन वाला है, जिसकी वैल्यू 23 आ रही है, वो सॉल्व हो जाएगा। सो हियर द डी ऑप्शन इज द। और एक दूसरा रिलेशन भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है? 6 + 14 + 3 मीन्स 6 + 14 + 3 करेंगे तो ये भी आएगा 23। यहाँ पे 9 + 7 + 7 करेंगे तो ये भी आएगा 23।
और यहाँ पे 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ 13 रख देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 23 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इसका 13 ऑप्शन है या डी ऑप्शन है ये ज़्यादा उपयुक्त है, यही इसका आंसर होगा। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने क्या किया कि आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि उपयोगी होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उन सभी में उपयोगी होंगे। हमने सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और जनरल साइंसेस रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है। अगले क्लास में, अगले वीडियोस में अन्य महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के साथ लेकर के हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों पर अनुपालन करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार ढेर सारे वीडियोज में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड या आपके काम की जो जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलते हैं अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ जो कि संबंधित होंगे आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज एंड जनरल साइंस से, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी होंगे।